प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। हमने कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई पत्थर पड़ा हुआ, उस पत्थर को उठाकर ही हमने फेंक दिया हवा में, ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जिसको हमने हवा में फेंक दिया उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। हवा में अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर इंजन लगा हुआ है और वो लगातार वो इस तरीके से उड़ता है, वो हॉरिजॉन्टली ऐसे जाएगा, वो चाहे तो वो ऐसे चल सकता है, वो चाहे तो वो ऐसे नीचे उतर सकता है। ऐसा होता है, एरोप्लेन जब उड़ना शुरू करता है तो वो ऐसे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और एरोप्लेन जब कॉन्स्टेंटली चलता है तो एरोप्लेन ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई करता है, ठीक है। भाई इधर से थोड़ा सा पीछे जा रहा है। अच्छा, तुमने 3 चेयर एक साथ लगा ली। मैंने आज थोड़ा सा ना सेटअप चेंज करा था। मुझे 1-2 जगह से ये फीडबैक मिला कि जो मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ, वीडियोस में शायद आवाज़ क्लियर नहीं आती, आ जाती है, काम चल जाता है। चलिए, मैं इसीलिए चेंज करने का सोच रहा था। किसी ने ये भी बताया कि जो मतलब स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेरे रिलेटिव्स ही हैं, उन्होंने बताया कि तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट रहता ही है वीडियोज़ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैमरा को ही सामने नहीं हटा दूँ। हाँ हाँ, उसमें नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने कहा भी चेंज करके देखो। मैंने कहा ठीक है, करते देखो। चलिए जी, तो कभी भी हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए हमने फेंक दिया ना हवा में, तो जब हम उसको हवा में फेंकते हैं तो अगर हम कितनी भी कोशिश करें हम उसको सीधा भी फेंकें ना, अगर मान लीजिए हमने एक पत्थर लिया और हमने पत्थर को ऐसे फेंक दिया, ये पत्थर है, पत्थर को ऐसे फेंक दिया, तो ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक सीधा चला जाए जितना हमने फोर्स लगाया, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली गिरेगा ऐसे, एक कर्व पाथ फॉलो करके ही गिरेगा, ठीक है। वो कार्टून की तरह नहीं होगा, वो टॉम एंड जेरी की तरह कि टॉम ने जेरी को उछाल दिया तो जेरी पहले तो गया बिल्कुल ऐसे सीधा, फिर लास्ट में ऐसे सीधा गिर गया, ऐसे नहीं होता। ये भी तो दिखाते हैं ना कि वो नीचे से ऊपर तक उछल गया, उछलने के बाद फिर नीचे देखता है, फिर सोचता है, फिर डर के मारे नीचे गिरता है, तो वो तो कार्टून में है। लेकिन असल में जब आप देखेंगे किसी भी चीज़ को जब फेंका जाता है तो अगर नीचे से हम फेंकते हैं ना तो वो इस तरीके का ऐसा कर्व पाथ फॉलो करता है। तो ये जो कर्व पाथ जो होता है इसको तो बोलते हैं हम ट्रैजेक्टरी, इसको तो बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है। और जिस भी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंक देते हैं वो जो इस तरीके से फ्लो करके जाता है उसको हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल। सुयांश, आवाज़ आ रही है? ठीक है। पेज नंबर 39 निकाल लीजिए नोट्स का। प्रोजेक्टाइल एंड प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करें। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी व्हिच वंस थ्रोन इनटू स्पेस विद सम इनिशियल वेलोसिटी moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or fuel. The path followed by a projectile is called its trajectory. तो जब भी कभी किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ हम फेंक देते हैं, हवा में फेंक देते हैं, फॉर एग्जांपल भाला जो फेंकते हैं ना, जेवलिन, उसको भी फेंकते हैं तो वो भी ऐसे ही कर्व पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को, जिसको भी हमने फेंका, पत्थर फेंका, बॉल फेंकी, भाला फेंका, कोई भी चीज़ फेंकी, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल, अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, जिसे हम थ्रो करते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमने बॉल को फेंका तो बॉल इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पीछे किसी को पेन चाहिए, हमने पेन उछाल कर फेंका तो पेन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को हमने हवा में फेंक दिया वो प्रोजेक्टाइल कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। एक ऑब्जेक्ट है, उसको एरोप्लेन से ड्रॉप कर दिया। ऑब्जेक्ट को अगर हम एरोप्लेन से ड्रॉप करते हैं तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, सीधा 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 ऐसे जा रहा है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे नीचे डाल दिया, उसको छोड़ दिया बस हवा में, तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने उसको ऐसे ड्रॉप करा और वो ऐसे सीधा आ जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा नीचे गिर जाएगा, नहीं। वो थोड़ी दूर तक, क्योंकि वो एरोप्लेन के अंदर था, एरोप्लेन के अंदर था, इसका मतलब रेस्ट में नहीं था, वो भी ऑलरेडी एक वेलोसिटी में था। एरोप्लेन के अंदर जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सब एरोप्लेन की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो वो भी थोड़ी दूर तक एरोप्लेन की वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा। फिर क्योंकि एरोप्लेन में तो इंजन लगा हुआ है, मशीन है, तो एरोप्लेन इससे आगे निकल जाएगा और ये धीरे 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 करके अल्टीमेटली ऐसे ही गिरेगा नीचे, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन
थर्ड है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, ठीक है। तो राइफल से जो बुलेट फायर करी जाती है उसका भी ये कहानी है कि अगर जो फायरिंग रेंज होती है तो फायरिंग रेंज में भी ये रहता है कि भाई बहुत दूर दूर तक बिल्कुल मैदान खाली रहता है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो जानवर आ जाएंगे, बंदर रहने लगेंगे, जानवर आ जाएंगे रहने के लिए। तो जब जानवर आ जाएंगे तो वहाँ पर अगर फायरिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो किसी जानवर की मौत हो सकती है। तो इसलिए जो फायरिंग रेंज होती है वो दूर दूर तक बिल्कुल खाली मैदान होता है, उसमें टारगेट्स लगे रहते हैं। और अलग अलग तरीके की राइफल से जब प्रैक्टिस कराई जाती है तो उसमें ये होता है कि भाई इस राइफ़ल की रेंज कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर की उसकी रेंज है, तो 100 मीटर के बाद जाकर बुलेट जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन होकर फिर अल्टीमेटली वो गिरेगी ऐसी, ठीक है। वो फिल्मों की तरह नहीं है कि अगर बुलेट को सीधा फायर करा और वो हीरो ऐसे झुक गया और वो यहाँ से निकल गई ऐसे, कोई कोई फिल्म में तो कैच भी कर लेते हैं, ठीक है ना। पता नहीं कौन सी फिल्म देखी थी मैंने, हॉलीवुड की थी, उसमें कैच करके उसका पाउडर बना दिया था, मैट्रिक्स थी या क्या थी मालूम। तो वो नहीं, अगर हम बात करेंगे बुलेट की भी, तो बुलेट भी किसी की 100 मीटर रेंज है, किसी की 200 मीटर रेंज है, किसी किसी की 1 किलोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। वो जो बॉर्डर्स पर यूज़ करी जाती है उसकी। आपने बोला कि जैसे एरोप्लेन में से ऑलरेडी इंजन फिट होता है तो उसे नहीं बोल सकते प्रोजेक्टाइल मोशन में, एरोप्लेन में तो नहीं बोल उसका सकते इंटरनल मोमेंटम है बिल्कुल, क्योंकि वो अपने सेम चीज़ जैसे राइफल है, राइफल में से आप कह रहे हो कि बुलेट शुरू हुई है, राइफल का तो मैकेनिज्म है जो बुलेट वो तो हो गया, वो तो मैकेनिकल मोशन है उसका, वो तो मतलब एक मशीन है राइफल। लेकिन जब उसको फायर कर दिया ना, तो फायर करने के बाद नाउ द बुलेट इज़ फ्री, अब वो एयर में फ्री है, तो उसको इतने प्रेशर से फायर करा गया है कि वो 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर जो रेंज है उतनी रेंज तक। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई थीफ है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने गोली चला दी, ठीक है। अब जब गोली चलाई और गोली उसको लगी नहीं, गोली इस वजह से नहीं लगी क्योंकि उनके पास जो राइफल थी या उनके पास जो बंदूक थी उसकी रेंज 50 मीटर की थी। अब जो थीफ है वो थीफ पता चला 100 मीटर की दूरी पर है, तो 50 मीटर के बाद तो बेकार हो गई ना बुलेट, बुलेट वहीं के वहीं नीचे गिर गई, ठीक है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब हमने उसको फायर कर दिया तो फायर करने के थोड़ी दूरी तक तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब पुलिसमैन होते हैं या आर्मी मैन होते हैं उनको कोई प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी सिखाया जाता है, उनको तो यही बताया जाता है ना कि भाई इसकी रेंज इतनी है। रेंज का मतलब ये है कि भाई अगर 100 मीटर की रेंज है तो 100 मीटर तक अगर तुम निशाना लगाओगे तो जहाँ निशाना लगाओगे वहीं लगेगा, तो वहीं लगेगा। लेकिन 100 के बाद फिर ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, फिर ये गिर जाएगी, ठीक है। नहीं तो अंदाज़ा ही लगाते रहेंगे सर कि अच्छा थीफ वहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ना ऊपर की तरफ गोली को उड़ाता हूँ तब ये ऊपर से जाकर फिर उसको लगेगी, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए जी अगला देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या होता है वो सुनिएगा। इसमें ये है द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशंस, ठीक है। फर्स्ट है मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड है मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। तो जो मोशन है ना प्रोजेक्टाइल का उसको कंसिडर करा जाता है कि इसमें दो मोशंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, दो मोशंस का कॉम्बिनेशन ये कंसिडर करा जाता है। कैसे? मान लीजिए मैंने किसी बॉल को लिया और मैंने बॉल को फेंक दिया, बुलेट का एग्जांपल नहीं लेते, थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो बॉल लेते हैं, तो बॉल को लिया, बॉल को हमने हवा में उछाल दिया। अब बॉल को जब हवा में उछाला तो हम कंसिडर कर सकते हैं, हम इसमें डिटरमिन कर सकते हैं कि बॉल अपनी कितनी मैक्सिमम हाइट तक गई। कई बार आपने देखा होगा किसी क्रिकेटर ने शॉट मारा और लगते ही शॉट लोग शोर मचाते हैं कि बस ये तो गया, बाउंड्री के पार गया, तो पता चला वो कैच ही हो जाता है। मतलब उसने ज़्यादा हाइट पर मार दिया उसको, तो ज़्यादा हाइट पर मार दिया तो गया तो बड़ा ऊंचा, तो देखकर तो जितने भी ऑडियंस है बड़े एक्साइट हो गया, मज़ा आ गया, क्या शॉट मारा। लेकिन पता चला कि वो बाउंड्री के पार गया नहीं, वो अंदर ही कैच पकड़ लिया उसने। तो उसका रीज़न ये है कि वो वर्टिकल मोशन तो ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, वर्टिकली तो उसने ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, हॉरिजॉन्टली उतना ट्रैवल नहीं कर पाया कि बाउंड्री के पार चला गया, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरीके के मोशन होंगे, एक मोशन होगा वर्टिकल मोशन और एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मतलब कितना दूर तक गया, वर्टिकली मतलब कितना ऊंचा गया था ये। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता और वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल से लेना देना नहीं होता। इसका प्रूफ है एक्चुअली, ठीक है। और वो प्रूफ आपको करना नहीं है, वो आपको नहीं करना, आपको ये देखना है। देखिए
इसमें क्या है, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कंसिडर्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट मोशंस। फर्स्ट है मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन को प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में ये कंसिडर करा जाता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता। जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो एक ही फार्मूला काम आता है बस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिंपल ये फार्मूला जो आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास से पहले तक आपने यही फार्मूला करा होगा, शायद 7th में या 8th में करा होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक्सेलरेशन नाम की बीमारी 9th क्लास में आई है सबसे पहले, तभी तो पता चला कि अच्छा एक्सेलरेशन भी होता है, कम शुरुआत की स्पीड कम, बाद की स्पीड ज़्यादा, डायरेक्शन, ये बाद में आई ये चीज़ें। तो अगर मान लीजिए एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फिर वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मिलेंगी। एक्सेलरेशन होगा तभी तो लगता है v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो 3 इक्वेशन। ठीक, तो पहला जो प्रिंसिपल है फिजिकल इंडिपेंडेंस वाला वो ये कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है ना प्रोजेक्टाइल में, वो यूनिफॉर्म मोशन वाला होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होता है, यानी कि वहाँ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता हॉरिजॉन्टल। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन अंडर ग्रेविटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू g। जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है और उसमें एक्सेलरेशन g के इक्वल होता है, ग्रेविटी के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने किसी बॉल को उछाला है ना ऊपर, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब आसमान की ऊंचाइयों पर चली गई वापस ही नहीं आई बॉल, वापस भी तो आती है। वापस क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उसको। तो इसलिए वर्टिकल मोशन को हम ये कहेंगे तो वहाँ पर वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है और उसमें एक ही वैल्यू g के इक्वल लेते हैं। आगे चलें। द टू मोशंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। दोनों मोशंस जो हैं वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता उनका, कि हॉरिजॉन्टल इतना गया तो वर्टिकल इतना जाएगा, वर्टिकल इतना गया तो हॉरिजॉन्टल इतना, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, वर्टिकल अलग हॉरिजॉन्टल अलग। ठीक, मैं आगे इसको करवाऊंगा, इसका यूज़ करेंगे हम आगे प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस का। अब एजम्पशंस भी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, 2-3 एजम्पशंस हैं। देखिए, व्हाइल स्टडीइंग द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी यूज द फॉलोइंग एजम्पशंस। पहला, देयर इज नो एयर रेसिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में किसी तरीके का कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, एक्चुअल में होता है लेकिन ये हमारा एजम्पशन है, मानकर चलते हैं। सेकेंड है, द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से जो इफेक्ट होगा वो भी नेग्लिजिबल है। मतलब क्या होता है कि हमने किसी चीज़ को फेंका तो ये कहा गया कि अर्थ भी ना जरा सा मतलब मूव कर जाती है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती रहती है, हमेशा करती रहती है, सारी ज़िंदगी करती रहेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हमने उसको फेंका तो ऐसा था कि वो 10 मीटर पर जाकर गिरे, लेकिन वो 10 पर नहीं गिरता, वो 9.99 मीटर पर गिरता है। क्यों? क्योंकि जरा सा ना अर्थ आगे खिसक जाती है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। भाई सोचो कि अगर मान लीजिए मैं इस तीसरी टाइप पर जंप करने की कोशिश करूँ और ये ज़मीनी नीचे से खिसक जाए तो मैं तीसरी पर पूरी तरह से जंप ना करके जरा सा पीछे रह जाऊँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये होता है। HC वर्मा में, यूरोलॉ में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें एयर रेसिस्टेंस होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ शामिल होता है। यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर बोल दिया द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल, नहीं है। थर्ड है द इफेक्ट ड्यू टू क्या, मैं वही बता रहा हूँ कि अर्थ जो है ना, जब हम अर्थ पर चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ज़मीन पर चल रहे हैं, ये तो ऊपर मतलब हाइट पर एक फ्लोर हो गया, 7th फ्लोर हो गया। अगर हम ग्राउंड पर चल रहे हैं तो ग्राउंड पर जो हम चल रहे हैं ना तो उसमें लगातार अर्थ भी चल रही है। हो सकता है कि अर्थ जो है वो आगे की तरफ रोटेट कर रही है और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पर चलते हैं। ठीक है, वो इतना स्लो मूवमेंट होता है, इतना स्लो मूवमेंट होता है कि वो 24 घंटे में एक बार पूरा का पूरा अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। इतना स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, तो वो इतना स्लो मूवमेंट होता है, हमारा मूवमेंट फास्ट होता है। हम तो 10 मिनट में या 5 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। तो इसलिए जो अर्थ का जो मूवमेंट है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम देख नहीं पाते। ठीक है, ऐसा है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट है, वो भी आप कंसर्न मानेंगे कि वो भी नेग्लिजिबल है। इसमें क्या है, कर्वेचर का मतलब ये है कि किसी किसी जगह पर अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो कर्वेचर का मतलब कि उसका कर्व कितना उभरा हुआ है या कितना दबा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम रह रहे हैं मैदानी इलाके में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और जो पहाड़ों पर रह रहे हैं वहाँ पर क्या, वहाँ पर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसको एज्यूम कर लिया जाता है, ये कहते हैं
कि उसको रफली एक स्फीयर मान लिया जाता है अर्थ को, लेकिन वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। कहीं पर पानी है भाई, अर्थ की सरफेस पर कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ की चोटियाँ हैं, ठीक है, कहीं पर बिल्कुल मैदानी इलाका है, तो हम ये कहेंगे कि हर जगह थोड़ा बहुत उसका कर्वेचर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट बॉल की तरह वो स्फीयर नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा जंगल है तो वहाँ पर अलग तरीके से उसकी जो सरफेस है उसका रेडियस थोड़ा कम होगा, ठीक है, ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि कर्वेचर जो है उसको आप इफेक्ट को नेग्लीफाई करिए, और जो रोटेशन है उसको भी आप नेगलेक्ट करिए। फोर्थ देखिए, फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रैजेक्टरी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ट्रैजेक्टरी यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे पाथ में हम ये मानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जो है वो जी के इक्वल है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये चारों एजम्पशन याद करनी होगी आपसे, प्रोजेक्टाइल मोशन में एजम्पशन पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल को ना दो तरीके की प्रोजेक्शन दी जाती है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसको दो तरीके से फेंका जाता है। एक तरीका ये जैसे हमने तीर कमान लिया और हमने छोड़ दिया तो हमारा जो है, हमने जिस तरीके से उसको फेंका तो हमने तो उसको ऐसे फेंका ना कि वो तीर बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। या हमने गोली चलाई तो हमने तो ऐसे फेंका ना कि गोली बिल्कुल सीधी जाएगी। तो हमारी तरफ से जो इनिशिएशन हुआ, जो हमने फेंका, हमने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक है। हमने निशाना लगाया तो हमने सामने टारगेट देखा, सामने टारगेट देखकर बिल्कुल सीधा निशाना लगा दिया, ठीक। तो एक होता है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब हमने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका। एक होता है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन यानी कि हमने उसको एक एंगल पर फेंक दिया, एक एंगल पर फेंका, मतलब ग्राउंड से हमने सीधा ना फेंक कर ग्राउंड से हमने एक एंगल पर फेंका उसको। दो तरीके के हम मोशन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले वाला है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब इसकी जो डेरिवेशन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आ जाएंगे, आसान है। तो नोट्स में दे रखा है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ नोट कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस होती है उससे। Suppose a body is projected horizontally with velocity from a point O at a certain height h above the ground level. The body is under the influence of two simultaneous independent motions. ठीक है, अब हमने क्या करा है, प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे, इसके डायग्राम से ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना क्लियर हो गई। हमने ये माना कि ये तो नीचे तो ग्राउंड है, ग्राउंड है। इसको बोलूँगा मैं ओ यानी कि ओरिजिन, हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको बोलूँगा मैं वाई, ये वाला जो पॉइंट है इसको वाई बोलेंगे। मोशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। यहाँ लिखिएगा यू है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने तो किसी चीज़ को सीधा फेंका है, लेकिन वो चीज़ सीधी जाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको लगातार नीचे की तरफ पुल कर रही होगी, तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, अल्टीमेटली ऐसे गिरेगा। इस पॉइंट को ए बोल दिया, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को ऐसे सीधा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, डॉटेड लाइन। यहाँ पर लिखें x। तो ओरिजिन से हमने इस तरीके से, हमने यहाँ से फेंका, मान लीजिए ये हमारी हाइट है, ठीक है, ये हमारी हाइट है, और हमने अपनी हाइट से उसको ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो हमने उसको ऐसे फेंका तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैंने x बोल दिया, ये वर्टिकल को मैंने y बोल दिया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कितनी हाइट से हमने उसको फेंका ना, हाइट की h,
वो कितनी दूर तक जाकर गिरा, दूर तक यानी कि हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं आर को कहते हैं रेंज। ठीक है, अभी सारे टर्म्स यहाँ अलग से सबका डेरिवेशन और सबको एक्सप्लेन भी करते हैं। उसके बाद हमने ये कहा कि इसके पाथ की बात करते हैं। ये जो इसका पाथ है ना, इसके पाथ पर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट है पी, तो बॉल को फेंका तो बॉल पहले यहाँ पर गई, फिर यहाँ 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 गई, यहाँ गई, ऐसे 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 जाते जाते बॉल यहाँ गई। यानी कि बॉल का पूरा पाथ है। पाथ को क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी। पाथ को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक, अच्छा, तो मैंने बोला कि बॉल जब इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट पर, ये मैंने एक डॉट बना दिया यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने बोला P, और ब्रैकेट में लिख लीजिए x, y। x, y का मतलब क्या है कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो x क्या होगा? ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप चलें जितना डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये x हो गया। फिर y क्या होगा? ओरिजिन से कितना वर्टिकली आप मूव करें, आप नीचे मूव करें, तो ये कहलाएगा y। ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा y, x, y। ठीक है, फिर हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बताइए। इस पॉइंट पर वेलोसिटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ फॉलो कर रहा होता है ना, तो किसी भी पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो वो टेंजेंट होती है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने कहा कि वेलोसिटी v ऐसे हो गई, वेलोसिटी v ऐसे हो गई। अब हमने कहा कि v के आप कंपोनेंट्स स्प्लिट करिए। हम ये कहेंगे ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, दिस इज कॉल्ड vx। और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया vy। ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉल ली और बॉल को बड़ी ताकत से मैंने ऐसे ऊपर उछाल दिया। ठीक है, ऊपर उछाल दिया, तो अब हमने ये कहा कि ऊपर उछाला तो डायरेक्शन दी ना हमने उसको, वेलोसिटी दी। तो हमसे कोई ये कहेगा अब बॉल जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहीं से मैंने उसको ऊपर उछाला था क्या? हाँ, यहीं से उछाला था। तो क्या वो एक्जैक्टली यहीं आकर गिरेगी? थोड़ा बहुत आगे पीछे गिर सकती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी, यानी कि vy। ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, हमने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जरा से यहाँ पर गिर गई बस। ठीक है, तो टाइम कैलकुलेट करा कि कितने टाइम में गिरी है? 3 सेकंड में गिरी है। कहाँ? यहाँ से यहाँ पहुँची 3 सेकंड में। तो हम ये कहेंगे यार इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो बड़ी कम निकली और वर्टिकल वेलोसिटी बड़ी ज़्यादा थी। तो जब भी हम ये कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी होती है उसको भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ आकर गिरेगा, यानी कि बॉल यहाँ पर आकर गिरेगी। तो मैं ये कहूँगा वर्टिकली वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? इतना। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उसका टाइम होगा कुछ। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी vy। ठीक है, हॉरिजॉन्टली वो यहाँ से और यहाँ आकर गिर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हो गया और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? vx। तो हम ये कहेंगे जब भी कभी स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता, एक डायरेक्शन होती है, तब हम ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन किसी भी वेक्टर, मैंने v की ये डायरेक्शन ले ली, तो मैं कहूँगा अच्छा इसके कंपोनेंट्स स्प्लिट करिए। तो एक कंपोनेंट आप स्प्लिट करेंगे x की डायरेक्शन में, उसको बोल देंगे vx, और एक करेंगे y की डायरेक्शन में, उसको कर देंगे vy। तो हम ये कहेंगे x की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी, y की डायरेक्शन में ये। हाँ, तो x हमारा इसीलिए हॉरिजॉन्टल है और y वर्टिकल। ऊपर की तरफ ना लेकर नीचे की तरफ क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि बॉल जो है वो नीचे गिर रही है, इसलिए वर्टिकल वाला जो है वो नीचे की तरफ vy लिया। ऊपर जा रही होती तो vy को ऊपर की तरफ होती। ठीक है, बताइए क्लियर है? चलिए, तो ये अभी इतना डायग्राम हुआ। y के लिए ये y एक्सिस हो गया, इसीलिए यहाँ पर y बचा। v ये हो गया ना? नहीं, ये तो बीच में x और y के बीच में कहीं ट्रैवल करना चाहिए। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, तो मैं बिल्कुल अगर हॉरिजॉन्टली लिखता जा रहा हूँ यानी कि मैं x एक्सिस के अलाउंग चल रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ ऐसे 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 लिखता जा रहा हूँ तो यानी कि मैं y एक्सिस के अलाउंग चल रहा हूँ। मैं ऐसे बीच में कहीं भी जा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? ये हम xy प्लेन में चल रहे हैं। तो जो वेलोसिटी ये है ना, ये xy प्लेन में चल रहा है।
ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में हम कहीं पर भी मूव कर रहे हैं। अच्छा अब जरा देखिएगा, आफ्टर टाइम टी, अब सुनिएगा समझिएगा इसको, आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स वाई, टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में, अब वो कितना भी हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। ये जो डायग्राम है, डायग्राम के नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स वाई, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब याद करिएगा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है कि हॉरिजॉन्टली बॉडी जब ट्रैवल करती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट प्रेजेंट देयर। एक्सेलरेशन नहीं होता तो एक ही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और वर्टिकली एक्सेलरेशन होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम किसके इक्वल लेते हैं, जी के इक्वल लेते हैं। तो जरा देखिएगा, आफ्टर टाइम टी सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट पी एक्स वाई, तो यहाँ से बॉडी को फेंका गया और फेंकने के बाद वो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम ले रही है, टी टाइम ले रही है, स्मॉल टी। तो हमने कहा कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कितना हो जाएगा, x क्या डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और टाइम कितना लगा, t था। स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो x इज इक्वल टू ut हो गया। यहाँ से क्या करिए, t की वैल्यू निकाल लीजिए, t की वैल्यू हो गई x अपॉन u, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्यों निकाला है t की वैल्यू, जितने टाइम में सुनिएगा, जितने टाइम में वो बॉल यहाँ से यहाँ, जितने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा टाइम t में, उतने ही टाइम में तो वो वर्टिकली इतना नीचे आई, उतने ही टाइम में तो वो वर्टिकली इतना नीचे आ गई, ठीक है। तो टाइम विल रिमेन द सेम, टाइम विल रिमेन द सेम, ठीक। तो अगला आइए पेज नंबर 41 पर, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज गिवन बाय, तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे गिवन, कैसे दिया जाएगा, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, उसके लिए लगेगा भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो s इज इक्वल टू और वर्टिकल डिस्टेंस, क्योंकि वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला होता है, ठीक। तो फॉर वर्टिकल डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। अच्छा जी, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस है हमारा y, लिखेंगे y इज इक्वल टू, कोई वर्टिकल वेलोसिटी दी थी क्या हमने उसको, नहीं, हमने तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही फेंका था, हमने वर्टिकल वेलोसिटी दी ही नहीं थी उसको कुछ। उसी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमने कुछ नीचे की तरफ ताकत लगाई थी क्या, या ऊपर की तरफ लगाई ना, हमने तो हॉरिजॉन्टल बस उसको फेंका था। इसका मतलब वर्टिकल वाली जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 इनटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना लेंगे, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन को लेते हैं प्लस जी, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो एक्सेलरेशन को लेते हैं माइनस जी, ठीक है। तो ये हो गया जी, और भाई टी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ x अपॉन यू, ठीक है। तो टाइम, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन कुछ नहीं देखता, टाइम तो सारी ज़िंदगी चलता रहता है और चलता ही जाएगा, ठीक है। तो टाइम सेम रहेगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो गई 0 इंटू टी 0 हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हुई, लिखिएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अलग कर दो बस, जी अपॉन यू स्क्वायर, जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू लिख दीजिए के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, जब कभी हमारे पास y जो है वो एक्स स्क्वायर की टर्म्स में आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये जो हमारा पाथ बन रहा है, ये जो पाथ बन रहा है ये हमारा पैराबोलिक पाथ बन रहा है। आप याद करिएगा कि आपने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन करी थी 10th क्लास में, और उसमें ग्राफ्स जो होते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ्स होते थे उसमें आप ये कह देते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ एक पैराबोलिक पाथ होता है।
ठीक है, उसमें आपने को और कुछ डिटेल में नहीं करा था। एक क्वेश्चन आता था कि ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है, तो जितनी पॉइंट्स पर कट करता था आप कहते थे इसके उतने ही रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ अगर एक्स है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो देखिए, एज y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना होगा। सो ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, तो उसका जो पाथ है वो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी थी, ये आपने दिखानी। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप बताइए व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देन प्रूव दैट इट्स ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। तो आप यहाँ तक करके दिखाएंगे, ये पहला डेरिवेशन हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, अगला है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि वो जो बॉडी है वो कितनी देर तक हवा में रही, ठीक है। कितनी देर तक हवा में रही, तो हम ये कहेंगे भाई यहाँ पर गिरने से पहले तक वो बॉडी हवा में ही रही, ठीक है। अच्छा, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन इट्स फ्लाइट फ्रॉम O टू A, O से A तक पूरा का पूरा वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है। लेट टी बी, कैपिटल टी बी इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी वी यूज वर्टिकल मोशन में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये करेंगे, एस कितना है, एस है पूरा वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ। वर्टिकल मोशन मतलब ऑब्जेक्ट ओ से ए तक आया तो उसने वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, एच। वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, एच। जब ऑब्जेक्ट ओ से पी तक आया था तो उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा था, वाई, इसलिए मैंने एस की जगह वाई लिखा था, ठीक है। अब वो पूरा का पूरा O से A तक आने में वर्टिकल डिस्टेंस h ट्रैवल कर रहा है, तो s की जगह लिखेंगे h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना लेंगे, g लेंगे, ठीक है। और ये जो स्मॉल t है, इस स्मॉल t की जगह मैं कैपिटल T लूँगा क्योंकि मैं पूरे टाइम की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, तो टी इज इक्वल टू 2h अपॉन 2t। ये क्लियर है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई, ठीक है, कि बॉडी जो है वो हवा में कितनी देर तक रही, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद पूछा जाएगा इसमें आपसे एक दूसरा पार्ट, एक ये चीज़ पूछी जाएगी कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टली बॉडी ने, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली बॉडी ने कितना पाथ ट्रैवल करा, हॉरिजॉन्टल उसने कैपिटल आर ट्रैवल करा। और हॉरिजॉन्टल की जब हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में तो बस एक चीज़ लेनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल वाला कैपिटल आर। हॉरिजॉन्टल मोशन को क्या माना जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि हॉरिजॉन्टली उसको u वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करा गया था, तो ये माना जाता है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी u ही रही होगी, तो स्पीड की जगह आ जाएगा u। और ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये कैपिटल T, तो u इंटू कैपिटल T। मुझे क्या निकालना है, ये r ही निकालना है, बस
r is equal to u into r is equal to u into अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। और इन सभी इक्वेशंस को नाम दे दिया गया, ये वाली इक्वेशन है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी बताएं। चलिए, एट द इंस्टेंट स्मॉल टी व्हेन द बॉडी इज एट पॉइंट पी, ठीक। तो ये 3 डेरिवेशन हुई। सबसे पहली डेरिवेशन ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला y इज इक्वल टू kx स्क्वायर तक आप करेंगे। आपको बस ये शो करना है कि इधर y है और इधर x स्क्वायर है, यानी कि y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये जो तीनों टर्म है g 2 और u, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को k मान दिया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो उसका जो ट्रैजेक्टरी है यानी कि पाथ है वो पैराबोलिक पाथ होगा। दूसरा पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में आप वर्टिकल मोशन लेंगे, वर्टिकल मोशन यानी कि हाइट, आप ये पूरी हाइट ले लेंगे h, s की जगह h ले लेंगे, a की जगह g ले लेंगे और स्मॉल t की वैल्यू निकालेंगे। और जब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रहा हूँ तो हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया था, वर्टिकली तो हमने उसमें ताकत लगाई ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, इसीलिए हमने u की जगह 0 लिया, समझ गए। ये वाला u इस वाले u से अलग है, ये u क्या है, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को u लिया, तो r इज इक्वल टू u इनटू अंडर रूट 2h, ठीक। ये तीनों चीज़ें क्लियर है। वहाँ पे ट्रैजेक्टरी वो पैराबोला इसमें क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बस जब भी कभी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा एक पैराबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। याद करिए, आपने एक चीज़ ये भी करी होगी, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, ये लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर जो पॉलिनोमियल हमारे पास होता है उसकी ग्राफ, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते ही क्यों है, क्योंकि अगर उसको प्लॉट करते हैं तो एक लाइन बनती है, लाइन फॉर लीनियर, लीनियर लाइन, इसलिए समझ गए, लाइन से ही वो शब्द बना है लीनियर। तो लीनियर अगर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पैराबोला बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो 10th में आपके सिलेबस से हट चुका था उसमें ना ऐसे बनेगा, सांप के जैसा बनता है, ठीक है। और राइट लेफ्ट बार बार होता है, ठीक है, ऐसा कर्व बनता है, आपने शायद देखा भी होगा आईटी शर्मा में 10th क्लास में। चलिए जी आगे देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, तो एट द इंस्टेंट स्मॉल टी व्हेन द बॉडी इज एट पॉइंट कैपिटल P, लेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बी v, द वेलोसिटी v हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सुनिएगा, अब हमने ये कहा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट की अगर बात करें तो हमने कहा कि ये जो इसका पूरा पाथ है इसमें मैंने ये वाला इंस्टेंट मान लिया, पॉइंट P मान लिया, तो यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx। तो ये Vx हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ये कहता है ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, वो चेंज ही नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो भाई u ही रहेगी, तो Vx तो हो गया u के इक्वल, ठीक है। अच्छा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, vy, और v क्या हो गई, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ वर्टिकल 0 थी, तो क्या होगा 0 प्लस a t, और a क्या था
एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जी, तो 0 तो हट गया, जी टी। जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है दैट इज जी टी, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इज यू। बताइए, समझ गए? यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया, और u यहाँ पर क्या लिया है? वर्टिकल वाला u लिया। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी मास c, ठीक है, इसलिए vy इज इक्वल टू जी टी हो गई। ठीक, द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p इज, रिजल्टेंट वेलोसिटी जब निकाली जाती है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप क्या निकालेंगे? उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका डायरेक्शन निकालेंगे, दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, एक्स वाली डायरेक्शन वाला उसका स्क्वायर और वाई वाली डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर। u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। बताइए, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास v। अब इसकी जब डायरेक्शन निकालेंगे, तो डायरेक्शन जब भी कभी निकाली जाती है किसी भी वेक्टर की, तो आप समझ लीजिए आपको tan थीटा निकालना है बस। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन निकालेंगे, तो वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो वेलोसिटी v है, ये जो v है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल बीटा बनाती है, जब भी कभी कोई एंगल बनाया जाता है ना, वर्टिकल के साथ नहीं बनाते, असम्पशन है, बस चला आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं। आप ये कहोगे कि नहीं मुझे तो इसके साथ v y के साथ बना सकते हो, पर असम्पशन लिया गया है, मतलब ऐसे ही नियम चला आ रहा है, ठीक है, कोई रूल नहीं है, उसका कोई फिक्स कारण नहीं है, ऐसे ही। तो हमने बीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना दिया, तो ये जो है बी वाई वर्टिकली, मतलब जो भी हमारा वेक्टर है, वेक्टर को हम पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, ये भी तो बी वाई ही होगा। और जब टैन निकालेंगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपना प्लेस, तो टैन बीटा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स। डायरेक्शन निकालने के लिए केवल आपको टेंजेंट निकालना होगा, यानी कि टैन बीटा। तो टैन बीटा इज इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स। वी वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं जी टी, और वी एक्स की वैल्यू आपको पता है यू, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नहीं सिर्फ एंगल ही लिखना है, तो एंगल लिखने के लिए ये जो टैन है ना, ये उधर चला जाता है, तो टैन इनवर्स जी टी अपॉन यू, ठीक है। अभी ये टैन इनवर्स क्या होता है, अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ऐसे कर देना है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर लिखा है, उधर जाकर वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डिटेल में मैथ्स वाले बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और फिजिक्स जो बायो वाले उनको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला प्रोजेक्टाइल। हाँ जी, सर जो फॉर्मूला वी वाई इक्वल टू जी के नीचे आपने लिखा वो किस पॉइंट पे लिखा है? ये tan थीटा वाली जो v ये वाला यहाँ पर v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ वेलोसिटी का। तो जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या करते हैं? आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर कोई के कैप वाला यानी कि जेड एक्सिस की तरफ है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे और अंडर रूट निकाल देते हैं। ऐसा किया जाता है। यहाँ पर तो हम 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ही हैं, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन वाला वी एक्स, ये क्या हो गया आई कैप वाला हो गया, और एक वाई एक्सिस की तरफ वाला तो ये जे कैप वाला हो गया। तो वी एक्स कितना यू, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट यू है और जे कैप का कोफिशिएंट जी टी है, ठीक है। तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यू का स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही है। चलिए जी, तो ये हमारा हो गया कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब अगला देखते हैं प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब जरा खुद सोचिएगा कि इसमें अंतर क्या होगा, इसमें और पहले वाले में अंतर क्या होगा। इसमें और पहले वाले में अंतर ये होने वाला है, करना यहाँ पर भी मुझे यही काम है। क्या? एक तो सबसे पहले मेरे को ये प्रूव करना होगा कि इसका भी जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक होगी, पहला काम तो ये होगा। दूसरा मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तीसरा मेरे को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और करनी है मुझे, यहाँ तो मुझे पहले से पता था
कि मैं बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो गया और वहाँ से मैं किसी बॉल को फेंक रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हम कितनी हाइट पर खड़े हुए हैं। अब हम किसी को ज़मीन पर खड़े हुए और ज़मीन पर खड़े होकर बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि वो कितनी हाइट तक जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन में मेरे को हाइट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितनी हाइट तक जाने वाली है। इट डिपेंड्स कि मैंने कितनी ताकत से उसको फेंका। एक और चीज़ यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। जब किसी चीज़ को ऐसे फेंकेंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो इसका मतलब हम उसमें थोड़ी सी वर्टिकल वेलोसिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ वर्टिकल वेलोसिटी भी आएगी और हॉरिजॉन्टल भी आएगी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ जानी है बस। ठीक, अभी इतना ही करिए, ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, मैं इसको रट लेना, पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला ये पूछा जाएगा, या तो ये या फिर एंगुलर वाला। एंगुलर वाले के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस एंगुलर वाले के रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ना डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग वगैरह नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यू डालकर आंसर देना, न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे इसमें। ठीक है, हार्डली 1 या 2 क्लास का बचा है, मैं करवा दूँगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप शाम को, जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है फिज़िक्स की, उस दिन आप शाम को 7 बजे तक मेरे मैसेज एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है मैं आपकी आधे घंटे की कोई एक्स्ट्रा क्लास लूँ। ठीक है, तो कल एक बार देख लेना, नहीं आया मैसेज तो समझ जाना कि क्लास नहीं है। ठीक है, मैसेज आ जाए तो ऑनलाइन अटेंड कर लेना, बस आधे घंटे की क्लास नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। तो फिर सैटरडे भी होगी नोट्स ले जाना, सैटरडे 12 को बताया ना पेपर।